हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो हम बेसिकली क्लास 10th में मैथमेटिक्स का अपना सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स देख रहे थे, जहां पे लास्ट के दो लेक्चर्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे हमने जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। अब इन दो लेक्चर में जितनी बातें मैंने आपको बताई वो सारी चीजें अगर आप दिमाग में रखते हो तो ये पूरा चैप्टर तो आपके लिए आसान हो ही जाएगा। साथ साथ आगे जाके हम जो अपना एक चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं वो भी आपके लिए काफी इजी हो जाने वाला है। क्लियर हो गया? अब देखो, अब इस लेक्चर की बात करते हैं। इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे सर? तो इस लेक्चर में और आगे आने वाले कुछ लेक्चर तक हम अपने किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोस को कैसे कैलकुलेट करना है अब उस पर बात करने वाले हैं। क्योंकि हमने देखा था सर, जीरोस के बारे में तो सीख लिया, लेकिन जीरोस निकालना कैसे है उस पे बात करना बाकी था। उसी पे अब हम चर्चा करेंगे यहां पे। यानी किसी भी पॉलिनोमियल के लिए जीरोस को कैसे कैलकुलेट करना है, जीरोस को कैसे फाइंड आउट करना है, उसी पे अब हमारा डिस्कशन चलने वाला है। क्लियर है? अब देखो, पॉलिनोमियल एक टाइप का तो होता नहीं है। हमने बहुत अच्छे से देखा था कि अगर हम अपने पॉलिनोमियल का डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करें सर, तो लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है। तो जब इतने टाइप के पॉलिनोमियल हैं तो मेरे दिमाग में जो सबसे पहला सवाल आता है वो ये है, क्या कोई कॉमन तरीका है, क्या कोई कॉमन मेथड है जिसकी मदद से हर टाइप के पॉलिनोमियल का हम जीरो फाइंड आउट कर ले? यानी कोई एक कॉमन मेथड है क्या जिसकी मदद से कोई भी टाइप का आप मुझे पॉलिनोमियल दे दो, मैं उसके जीरोस निकाल के बता दूं? तो आपका तुरंत जवाब यहां आना चाहिए सर, नहीं है। तो यहां से क्या समझ में आता है? कोई ऐसा कॉमन तरीका नहीं है जिसकी मदद से आप हर टाइप के पॉलिनोमियल का जीरो निकाल लोगे। अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल के जीरो को निकालने के लिए आपको अलग अलग मेथड का सहारा लेना पड़ेगा, आपको अलग अलग अप्रोच से आगे बढ़ना पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो आपको यह ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखना है सर? अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल के जीरोस को निकालने के लिए आपको अलग अलग अप्रोच अपनाना पड़ेगा। क्लियर है? यह समझ में आया? यानी एक एक करके अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के क्या क्या मेथड होंगे उस पर हम बात करेंगे। अब यहां पर एक और बात समझ लो, आपका जो क्लास 10th का सिलेबस बनाया गया है पॉलिनोमियल का, उसमें आपको मेनली तीन टाइप के पॉलिनोमियल की कंप्रीहेंसिव स्टडी करनी है। सिर्फ और सिर्फ तीन टाइप के पॉलिनोमियल की डिटेल स्टडी करनी है। आपको अलग अलग टाइप के बहुत पॉलिनोमियल नहीं पढ़ना, सिर्फ तीन टाइप का पॉलिनोमियल आपको अच्छे से पढ़ना है। कौन कौन सा टाइप सर? तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लीनियर पॉलिनोमियल देखना है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखना है, और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल देखना है। यानी आपका जो पूरा चैप्टर पॉलिनोमियल क्लास 10th का डिजाइन किया गया है वो इस तरीके से ही किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ इन तीन टाइप के पॉलिनोमियल की डिटेल्ड स्टडी करनी है आपको। यह समझ में आ गया? अब देखो, तो सर सबसे पहला टाइप क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल पे बात करते हैं। तो सर लीनियर पॉलिनोमियल, जैसा कि मुझे पता है लीनियर पॉलिनोमियल है तो डिग्री 1 है। तो हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है उसके हिसाब से मुझे पता है सर कि मेरे लीनियर पॉलिनोमियल की चूंकि डिग्री 1 होती है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो निकल कर आएगा। हमने ये कंसेप्ट सीखा था कि जितनी डिग्री होती है उसके एग्जैक्टली उतने ही जीरोस होते हैं। यानी दुनिया का कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल हो, इतना तो जरूर कह सकते हैं सर कि उसका एक ही जीरो होगा। पहली चीज, कितना जीरो होगा सर इसका? सिर्फ और सिर्फ एक जीरो होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 जीरो होगा। क्लियर हो गया? अब देखो, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और अपने लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस को कैसे निकालना है उस पर बात करेंगे। अब देखो, लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना आप ऑलरेडी क्लास 9th में सीख चुके हो। यहां पे बस मैं उसका एक बार रिवीजन करवा देता हूं। जैसे आपके सामने मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 2x + 3, ठीक है? क्या ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है? तो आपका तुरंत जवाब होगा कि हां सर, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब सवाल ये उठता है कि अपने लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस हम निकाले तो निकाले कैसे? तो यहां पे जो मैंने आपको जीरो की डिफिनेशन सिखाई थी ना, उसको यहां पे अप्लाई करो। तो हमने सर जो अपने जीरो की डिफिनेशन सीखी थी उसको यहां पे अप्लाई करें तो मुझे पता है x की वो वैल्यू जिसको यहां पे इस पॉलिनोमियल में मैं x की जगह पे पुट करूं तो मेरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, उसी को हम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कह देते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, x की वो वैल्यू जिसको यहां पे अपने इस पॉलिनोमियल में मैं x की जगह पे पुट करूं तो मेरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, उसी को हम जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कह देते हैं। यानी कुल मिला के ये जो मैंने आपको बात बोली ना, उसको मैं इस तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकता हूं। इसको भी याद रखना।
यानी ये जो जीरो निकालने के लिए हम बात करते हैं कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको मैं अपने पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पे पुट करूं तो मेरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, उसी को लिखने का ये मैथमेटिकल फॉर्म है। क्लियर है? लिख दिया हमने। अब देखो, यानी कि यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि मेरा जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसमें यूज होने वाला वेरिएबल है एक्स, यानी x की वो वैल्यू जिसको यहां पे इस पॉलिनोमियल में मैं x की जगह पे पुट करूं तो मेरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, वही जो मेरा x निकल कर आएगा सर, वही x मेरा इस पॉलिनोमियल का जीरो कहला जाएगा। यानी कि यहां से आपको ये जो मैंने बात कही उसका मैंने मैथमेटिकल फॉर्म लिख दिया। अब इस मैथमेटिकल फॉर्म से मुझे समझ में आ रहा है सर कि ये एक इक्वेशन है। क्या है सर? ये एक इक्वेशन है x में। ये क्या है सर? ये एक इक्वेशन है x में। अब इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लूंगा तो वही जो x की वैल्यू निकल के आएगी ये एक्चुअली में मेरे इस पॉलिनोमियल का जीरो होगी। यानी कि मैंने जो आपको जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल की डिफिनेशन बताई उसका ये मैथमेटिकल फॉर्म है। क्लियर है? अब इस मैथमेटिकल फॉर्म को मुझे देखकर समझ में आ रहा है सर कि मेरे पास हमेशा एक इक्वेशन आएगी। अब उस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करके अपने वेरिएबल की वैल्यू निकाल लूंगा तो वही जो वेरिएबल की वैल्यू निकल कर आती है ना, यही मेरा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहला जाती है। अब चूंकि इस केस में एक लीनियर पॉलिनोमियल को हमने लिया है जिसमें यूज होने वाला वेरिएबल है x, तो इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करके अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो ये जो x की वैल्यू निकल के आएगी यही इस लीनियर पॉलिनोमियल का एक जीरो होगी। क्लियर है? अब देखो, तो यहां पे अब जीरो कैलकुलेट करते हैं। तो क्या इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप x नहीं निकाल सकते सर? बहुत अच्छे से सीखा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है सर। बड़ी आसानी से इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x निकाल सकते हैं और ये जो हम x निकालेंगे यही मेरा इस पर्टिकुलर लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो होगा। तो सॉल्व करते हैं सर। क्या करेंगे? कांस्टेंट को उस तरफ भेज देते हैं सर। अपने x वाले टर्म को अकेला करना मेरा हमेशा टारगेट होता है x को कैलकुलेट करने के लिए। किसी भी इक्वेशन में हमने किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत अच्छे से सीखा है सर। मुझे पता है किसी भी इक्वेशन को जब हमें सॉल्व करना होता है तो मेरा टारगेट होता है कि हम अपने वेरिएबल को कुछ भी करके अकेला करें ताकि उसकी वैल्यू निकाल पाए। कैसे कैसे अकेला करेंगे? सबसे पहले कांस्टेंट को उस तरफ भेज दिया, तो जैसे ही कांस्टेंट को उस तरफ भेजोगे तो आपके पास हो जाएगा 2x बराबर +3, उधर जाके -3 बन जाएगा। अब अभी भी इस x के पास 2 है, ये 2 भी यहां नहीं होना चाहिए, 2 को भी उस तरफ भेजो। तो अब ये जो 2 यहां पे मल्टीप्लाई में है उस तरफ जाएगा तो सर डिवाइड में आ जाएगा, भेज दो। तो सर भेजेंगे तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा -3/2। यानी कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करके जो मेरी x की वैल्यू निकल कर आई है ये एक्चुअली में मेरे इस लीनियर पॉलिनोमियल का एक जीरो है। आप चाहो तो चेक कर लो। कैसे? तो अगर मैं अपने इस पॉलिनोमियल में, अगर मैं अपने इस लीनियर पॉलिनोमियल में x की जगह पे इसको पुट करूं और मैं ये देखूं कि ये मेरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए तो मैं कह दूंगा कि ये मेरे पॉलिनोमियल का जीरो है। आप चाहो चेक कर लो पुट करके। तो जैसे ही यहां पे हम चेक करेंगे सर तो 2 इंटू x की जगह पे क्या रखा मैंने? -3/2 प्लस यहां पे 3। अब क्या दिख रहा है सर? इसको सॉल्व करो तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। यहां पे आपके पास आ रहा है कुल मिला के -3 + 3 कितना हो गया? 0। तो हमने देखा सर जैसे ही हमने अपने x की ये वाली वैल्यू अपने पॉलिनोमियल में डाली तो मेरा पॉलिनोमियल जीरो बन गया। तो मैं तुरंत कह सकता हूं कि हां अब ये बात वेरीफाई हो गई है, ये बात चेक हो गई है कि ये मेरे इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। यानी कुल मिला के अगर मैं हर चीज को समराइज कर दूं सर तो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालना निहायत ही आसान है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जीरो निकालने का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो ये कहता है कि आप अपने पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर दो। यही समझ में आया मैथमेटिकल फॉर्म? और उसके बाद आप अपने सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। तो जो सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू निकालते हो वही एक्चुअली में मेरे उस पॉलिनोमियल का जीरो हो जाता है। वो हमने चेक भी यहां पे करके देख लिया। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। कुछ नोट करना है तो नोट कर लो। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो यहां पे एक और एग्जांपल हमने देखा, कुछ भी ले लो, 3x - 5। ठीक है, ये एग्जांपल मान लो, या फिर और आसान एग्जांपल ले लो 3x - 3। अगेन एक लीनियर पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। तो मुझे इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना है, जीरो कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे सर? तो जीरो की डेफिनेशन ये कहती है कि x की वो वैल्यू जिसको मैं इस पॉलिनोमियल में पुट कर दूं तो मेरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। तो हमने इस डेफिनेशन के हिसाब से मैथमेटिकल फॉर्म लिख लिया।
अब मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है, इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लूंगा तो वही जो x की वैल्यू निकल कर आएगी मेरे इस पॉलिनोमियल का एक जीरो होगी। सर सॉल्व करो, फिर से वही कहानी, क्या करना है, अपने वेरिएबल को अकेला कर देना है। तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का यही तरीका होता है। सॉल्व करते हैं सर, 3 को उस तरफ भेज देंगे तो 3x बराबर -3 उधर जाके +3 बन जाएगा। उसके बाद ये जो मल्टीप्लाई में 3 है उसको उस तरफ भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो x बराबर 3/3 यानी कुल मिला के 1। तो x बराबर कितना आ गया सर, 1 आ गया। यानी कि ये जो सॉल्व करके x की वैल्यू आई है ये एक्चुअली में मेरे इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है, क्योंकि जैसे ही मैं x की वैल्यू 1 इस पॉलिनोमियल में पुट करूंगा तो मेरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा। आप चाहो तो चेक कर लो, 3x - 3, x की जगह पे 1 को पुट करो, 3 × 1 - 3, 3 - 3 जीरो बन गया। सर बात साबित होती है। तो सर लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालना बहुत आसान है। तो यहां पे ये जो पूरी चीज मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाई उसको अगर मैं जनरलाइज कर दूं तो देखो मैं क्या कह सकता हूं। अगर इस वाली चीज को मैं जनरलाइज कर दूं तो मुझे बहुत अच्छे से पता है सर कि मेरे लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + b का। क्लियर है? तो इस पॉलिनोमियल का मुझे जीरो निकालना है, इस पॉलिनोमियल का मुझे जीरो कैलकुलेट करना है। यानी कुल मिला के मुझे सर जो डेफिनेशन पता है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल की, उसको अगर मैं यहां पे इस पॉलिनोमियल में अप्लाई करूं तो मैं अपना ये वाला मैथमेटिकल फॉर्म लिख सकता हूं। मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, आप अपने पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर दो, यही मैथमेटिकल फॉर्म कहता है। इसके बाद अगर मैं सॉल्व करके x निकाल लूं तो यही मेरा उस पॉलिनोमियल का जीरो बन जाता है। क्लियर है? करो अप्लाई। तो यहां से सर मैं लिख सकता हूं ax बराबर +b को उधर भेजो -b बन जाएगा। अब यहां से x को अकेला करो तो -b, ये जो a यहां मल्टीप्लाइड में इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर, -b/a। यानी कि यहां से ये जो -b/a आया है ये एक्चुअली में मेरे इस लीनियर पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या है सर, जीरो है। क्या है सर, ये मेरे इस लीनियर पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म का सर जीरो है। यानी कि मुझे बहुत अच्छे से पता है अगर ये मेरे इस पॉलिनोमियल का जीरो है तो इसको मैं यहां पे पुट करूंगा तो ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाना चाहिए और बन जाएगा। आप चाहो तो चेक कर लो। तो पॉलिनोमियल है ax + b। अगर आप ये कह रहे हो सर कि ये मेरे इस पॉलिनोमियल का जीरो है तो पुट करके देखते हैं x की जगह पे। तो a × x की जगह पे पुट कर रहा हूं -b/a प्लस कितना b। अब क्या दिख रहा है सर, इस a से ये a कैंसिल हो गया, यहां पे आपके पास बचा है -b, इधर है +b - b खत्म, आपके पास कितना आ गया, जीरो। तो आपने क्या देखा, जैसे ही आपने ये x की वैल्यू डाली तो आपका पॉलिनोमियल जीरो बन गया। तो मैं बड़ी आसानी से कह सकता हूं कि सर मेरे इस पॉलिनोमियल का ये जीरो है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालना कुछ भी टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। क्लियर है? तो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो क्लियर हो गया। अब देखो, अब आ जाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को कैसे कैलकुलेट करना है। कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो नोट कर लो। अब यहां से देखो मेनली कहानी शुरू होती है। तो यहां से अब आपको एक चीज बहुत ही अच्छे से समझ के रखना है कि मेनली देखो लीनियर पॉलिनोमियल जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप क्वाड्रेटिक और क्यूबिक देखोगे ना तो वहां पे इसी लीनियर पॉलिनोमियल का एक कंसेप्ट काम आने वाला है। क्योंकि क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के कंसेप्ट को समझने के लिए आपको लीनियर का कंसेप्ट समझना जरूरी था, इसलिए हमने एक बार लीनियर रिवाइज कर लिया। अब क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पे बात कर लेते हैं। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। सर हमारा एक टाइप का पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हो सकता है। क्या हो सकता है सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और बहुत अच्छे से मुझे पता है सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो डिग्री कितनी होगी, 2। तो हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है उसके हिसाब से मेरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमेशा एग्जैक्टली 2 जीरोस निकल कर आएंगे। और हमने ये भी देखा था कि क्लास 10th का हमारा सिलेबस इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो जो 2 जीरोस निकल कर आएंगे सर वो रियल जीरोस ही होंगे, वो कभी भी कॉम्प्लेक्स जीरोस नहीं होंगे। क्योंकि कभी भी आपको सवाल ऐसा पॉलिनोमियल नहीं देगा कि उसके कॉम्प्लेक्स जीरोस आए, हमेशा वो ऐसा पॉलिनोमियल चुन चुन कर देगा कि हमेशा उसके रियल जीरोस ही आएंगे। क्लियर है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इतना पक्का है सर 2 जीरोस आएंगे। और मेरा जो क्लास 10th का सिलेबस डिजाइंड है उसके हिसाब से यह भी पक्का है कि वो दोनों के दोनों रियल जीरोस ही आएंगे। इतना क्लियर? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना इतना आसान नहीं है जितना लगता है। क्यों? एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैंने ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया। क्या है पॉलिनोमियल मेरा? तो मेरा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो है 6x² - 7x - 3। ये मेरा क्या है, अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हमने सर जो अपने जीरो को निकालने की डेफिनेशन समझी है उसको यहां पे भी अप्लाई करो और यहां पे भी मैथमेटिकल फॉर्म को लिखने की कोशिश करो जो अभी जस्ट सीखा था। तो हमने सर अपने जो जीरो निकालने की डेफिनेशन देखी थी वहां से ये जाना था
कि चूंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यूज होने वाला वेरिएबल x है, तो x की वो वैल्यू जिसको मैं अपने इस पॉलिनोमियल में पुट कर दूं तो मेरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, उसी को हम जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी जो मैंने आपको फंडा सिखाया उसको आप किसी भी पॉलिनोमियल में अप्लाई कर सकते हो। तो अगेन ये जो हमने डेफिनेशन सीखी जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल की, उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए भी लिख दिया। अब फिर से वही कहानी, आपके पास एक इक्वेशन आ गई है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, x की वैल्यू निकाल लोगे, तो जो x की वैल्यू निकल के आएगी वही आपके इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। ये क्लियर हो गया। अब सवाल है कि सर इसके जीरोस निकाले तो निकाले कैसे, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल जैसा इतना आसान नहीं है कि सीधे आराम से यहां पे क्या कर देंगे, इधर उधर करेंगे कुछ नंबर्स को तो मेरा x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। अब यहां पे मेरी बात ध्यान से सुनना। तो कुल मिला के सर यहां पे याद रखना, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के दो तरीके होते हैं, दो मेथड होते हैं। एक मेथड का नाम होता है स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स मेथड, दूसरा मेथड का नाम होता है या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कह देते हैं या श्रीधाचार्य रूल भी कह देते हैं। यह समझ में आ गया कि सर जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल के जीरोस को निकालने के लिए अलग अलग अप्रोच लेना पड़ता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के दो तरीके हम सीखने वाले हैं। एक तरीका है मेरा स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स का तरीका, और दूसरा तरीका होने वाला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कह लो या फिर श्रीधाचार्य रूल कह लो। तीन तरीके नहीं है, ये दूसरा मेथड का ही दो नाम है। क्या याद रखोगे, दूसरे मेथड का ही दो नाम है। इसको कई बार क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कह दिया जाता है और कई बार श्रीधाचार्य रूल भी कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एक इंडियन मैथमेटिशियन थे महर्षि श्रीधाचार्य, जिन्होंने ही इस रूल की खोज की थी, जिन्हीं के नाम पर आपका यह नाम रखा गया है। क्लियर हो गया। अब एक एक करके दोनों मेथड को सीखने वाले हैं। अब यहां पे मेरी बात समझना, मेथड को सीखने से पहले हमें यह यहां पे जानना जरूरी है सर कि ठीक है, दो मेथड तो हम सीख लेंगे। अब सवाल यह उठता है किस मेथड को अप्लाई करेंगे, यह कैसे समझेंगे? कैसे समझेंगे सर कि यह वाला मेथड किसी सवाल में अप्लाई करना है कि यह वाला मेथड? कैसे समझेंगे सर ये जो मेरे सामने सवाल लिखा है इसके जीरोस को निकालने के लिए मैं ये वाला मेथड लगाऊं या ये वाला मेथड? तो अब इन दोनों मेथड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। सबसे पहली चीज, कौन से सवाल में, कैसे सवाल में? सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्योंकि मैंने आपको क्या हिदायत दी कि ये जो दो मेथड होते हैं ना सर, ये सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को निकालने के लिए काम आएंगे, और किसी भी दूसरे टाइप के पॉलिनोमियल को निकालने के लिए ये मेथड काम नहीं आएंगे। तो क्या याद रखोगे, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को ही निकालने के लिए इन दो मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हो, और किसी भी टाइप के पॉलिनोमियल में ये मेथड अप्लाई नहीं होंगे। पहली चीज। अब देखो, अब कौन सा मेथड हमें अप्लाई करना है ये सवाल पे डिपेंड करेगा। जब हम दोनों मेथड सीख लेंगे तो हमें उसके बाद अंदाजा लग जाएगा कि सवाल को देखकर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि यहां पे स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स ज्यादा आसानी से काम करेगा या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्योंकि कुछ सवालों में स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स जल्दी काम करता है, फास्ट काम करता है, और कुछ सवालों में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ज्यादा फास्ट काम करता है, या फिर कह लो श्रीधाचार्य रूल ज्यादा फास्ट काम करता है। तो सवाल टू सवाल डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड ज्यादा फास्ट काम करेगा, और ऑब्वियसली जो ज्यादा तेज काम करेगा आप उस मेथड को लगाओगे। क्योंकि मैथमेटिक्स के पेपर में समय बचाना भी हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्लियर? ये एक चीज थी। अब दूसरी चीज जानो इन मेथड के बारे में। ये जो आपका स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स मेथड है ना, ये एक धोखेबाज मेथड है। क्यों मैं इसको धोखेबाज मेथड कह रहा हूं? क्योंकि हर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को आप इस मेथड से नहीं निकाल सकते। यानी कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सवाल है, वो सवाल में स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स की मदद से आप जीरोस निकाल लो, इसके 50-50 चांसेस है। आप इस मेथड से उसके जीरोस निकाल भी सकते हो, नहीं भी निकाल सकते हो, वो डिपेंड करेगा। क्योंकि कुछ सवालों में ये मेथड अप्लाई हो जाता है, कुछ सवालों में ये वाला फर्स्ट मेथड अप्लाई नहीं हो पाता। तो यहां से क्या समझ में आता है, ये एक धोखेबाज मेथड है। आप इस पे 100% भरोसा नहीं कर सकते। तो सर धोखेबाज है तो सीख क्यों रहे हैं? सीख इसलिए रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुछ सवालों में ये ज्यादा तेज काम करता है, इसी वजह से इसे भी हमें सीखना जरूरी है। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान में रखना है कि ये मेथड कुछ सवालों में अप्लाई हो जाता है, कुछ सवालों में आप इसको अप्लाई नहीं कर पाओगे, आप इसकी मदद से सवाल को सॉल्व नहीं कर पाओगे, उसके जीरोस नहीं निकाल पाओगे। तो ये 50-50 चांस के हिसाब से काम करता है।
और आप पहले से डिटरमाइन भी नहीं कर सकते, आप पहले से पता भी नहीं कर सकते कि किस सवाल में यह मेथड काम करेगा, किसमें यह काम नहीं करेगा। एक और प्रॉब्लम हो जाती है इस मेथड की, क्या प्रॉब्लम? किस सवाल में यह काम करेगा, किसमें नहीं काम करेगा, यह आप पहले से थोड़ा सा डिटरमाइन नहीं कर सकते। थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद आपको आइडिया लगता है कि यह काम करेगा कि नहीं काम करेगा। समझ में आई बात? यानी कि आपको सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करना पड़ेगा, तो कुछ दूर के बाद जाके आपको पता लगेगा कि यह मेथड मेरा अप्लाई हो पाएगा कि नहीं अप्लाई हो पाएगा। तो इसी वजह से और यह ज्यादा धोखेबाज मेथड बन जाता है। लेकिन यहीं पे जो आपका श्रीधाचार्य रूल या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना, ये बिल्कुल 100% भरोसेमंद मेथड है। यानी इस मेथड पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। यानी दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपके सामने आ गया तो इस मेथड की मदद से आप बड़ी आसानी से उसके जीरोस निकाल लोगे। दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपके सामने आ गया तो इस मेथड की मदद से जीरोस निकल भी सकते हैं, नहीं भी निकल सकते हैं, लेकिन यह गारंटी रही कि यह वाला मेथड लगाओगे तो जीरोस निकलेंगे ही निकलेंगे। दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ये वाला मेथड, सेकंड मेथड, उसके जीरोस आपको निकाल के देगा ही देगा। इतना क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब एक एक करके एक एक मेथड पे बात करेंगे। सबसे पहले स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स मेथड सीखते हैं। देखो स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स मेथड काम कैसे करता है। अब तो ध्यान से मेरी बात सुनते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको लेक्चर के शुरुआत में, मतलब कि चैप्टर के शुरुआत में एक और इंपॉर्टेंट बात कही थी कि हम ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल सीखते हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने आपको बार बार कहा इस पूरे चैप्टर में कहीं पे भी पॉलिनोमियल दिखे, क्या मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनना, इस पूरे चैप्टर में कहीं पे भी पॉलिनोमियल दिखे ना, तो पहले ये देखो कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, और जहां दिखे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, उसके बाद ही आगे बात करना। अगर ये छोटी सी चीज आप ध्यान में रखते हो तो आपका ये पॉलिनोमियल का जो चैप्टर है ना, अगेन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्या मैंने कहा? आपको इस पूरे चैप्टर में कहीं पे भी कोई भी पॉलिनोमियल दिखे तो सवाल को मत पढ़ो, कुछ मत पढ़ो, पहले ये देखो कि वो सॉरी वो पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। जैसे ही तुमको ये दिखे कि वो पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, उसी के बाद आगे बात करना, क्योंकि उसके बाद आपके इस पूरे चैप्टर की एनालिसिस बहुत आसान हो जाएगी। तो क्या आज से दिमाग में एक और चीज रखनी है कि कोई भी पॉलिनोमियल दिखे पहले चेक करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर दिखेगा नहीं है तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, उसी के बाद आगे बात करेंगे। अब देखो कैसे आगे बात करनी है, और ये मेथड नंबर 1 जो है आपका स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स कैसे अप्लाई होगा। तो सबसे पहले जो बात बताया उसको याद रखना है। कोई भी पॉलिनोमियल दिखे तो पहले देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, जहां दिखे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। अब जैसे मान लो इस एग्जांपल की मदद से हम अपनी स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स को कैसे अप्लाई करना है वो सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो पॉलिनोमियल को देखा तो सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि ये दोनों मेथड सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अप्लाई किए जा सकते हैं, तो क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल है सर। अब देखो अगली बात, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो क्लियरली दिख रहा है सर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में सारे के सारे टर्म्स है। क्या दिख रहा है सर? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में सारे के सारे टर्म्स है, तो हां ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हमने जो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल के निकालने की डिफिनेशन सीखी तो वहां मैंने आपको क्या बताया, तो क्लियर कट हमने अपने डिफिनेशन के हिसाब से जाना कि उस डिफिनेशन से हम इस मैथमेटिकल फॉर्म की ओर पहुंचते हैं। यानी कुल मिला के हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाती है जिसमें यूज होने वाला वेरिएबल है x, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके अगर हम अपने x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम अपने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस भी निकाल लेंगे, क्योंकि यही जो x निकल कर आता है वही मेरे पॉलिनोमियल का जीरोस होता है। सर ये क्लियर है? अब देखो अब मेथड 1 कैसे काम करता है स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स। तो उसके लिए देखो क्या करना है। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स को लगाने के लिए आपको एक्स स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट देखना है और आपको कांस्टेंट टर्म देखना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स लगाने के लिए आपको एक्स स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट देखना है और कांस्टेंट टर्म देखना है, या फिर कह लो एक्स स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट देखना है और एक्स की पावर 0 वाले टर्म का कोएफिशिएंट देखना है। अब जैसे ही तुम ये दो कोफिशिएंट्स को पता कर लोगे, अब इन दोनों कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लो और मल्टीप्लाई करके साइड में लिख लो। सबसे पहला स्टेप ये करना है आपको। अब जो मैंने आपको पहला स्टेप बताया उसको यहां पे अप्लाई करो। तो सर ने कहा
कि आपका जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट है उसमें आपको एक्स स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट देखना है और कांस्टेंट टर्म को देखना है, या फिर मैं कह लूं एक्स स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट देखना है और एक्स की पावर 0 वाले टर्म का कोफिशिएंट देखना है, और ये जो दोनों कोफिशिएंट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो सर यहां पे अगर मैं इस कंसेप्ट को अप्लाई करूं तो अगर मैं आपसे पूछूं एक्स स्क्वायर वाले टर्म का क्या कोफिशिएंट है, आपका तुरंत जवाब आएगा सर +6 है। क्लियर, +6 है। आगे अगर मैं आपसे पूछूं कि सर इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मेरा कांस्टेंट टर्म क्या है, तो तुम तुरंत कहोगे सर मेरा कांस्टेंट टर्म या फिर x की पावर 0 वाले टर्म का कोफिशिएंट क्या है सर, -3 है। ध्यान से देखो, कोफिशिएंट कह रहा हूं क्या है सर, -3 है। लिख लिया सर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर दिया सर दोनों को, कितना हो गया 6 3 18 हो गया। अब देखो कुल मिला के यहां पे मैं देखूं तो मेरा आंसर आ रहा है -18, लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है, साइन क्या था भूल जाओ, साइन को भूल जाओ, आपको बस अपना नंबर लिख लेना है। यानी +18 आए -18 आए कुछ भी आए आपको साइन भुलाकर नंबर को लिख लेना है। तो सर साइन भुला के नंबर को लिख लिया, तो मल्टीप्लाई करके सर -18 आ रहा था, लेकिन हम साइन को छोड़ देते हैं, साइन को छोड़ के चुपचाप अपने नंबर को लिख लेते हैं। अब जैसे ही आपने नंबर को लिख लिया है, अब यहां से स्टार्ट होता है आपका सेकंड स्टेप। अब देखो सेकंड स्टेप के लिए आपके पास ये जो नंबर आया है ना, इस नंबर को आपको ये देखना है कि किस किस तरीके से मैं अपने फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकता हूं। मैं रिपीट कर रहा हूं, अब आपके पास जो मल्टीप्लाई करके और साइन को हटा के नंबर आता है, उस नंबर में यह देखना है कि उस नंबर को मैं किस किस तरीके से फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख सकता हूं। क्लियर है? तो मैंने अपने इस 18 को देखा और अब मैं ये सोचने लगा कि इस 18 को अगर मैं फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखना चाहूंगा तो किस किस तरीके से लिख सकता हूं। तो मेरे तुरंत दिमाग में आया क्या सर, कि मैं इस 18 को अगर चाहूं तो सर 6 गुने 3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। सर मैं इस 18 को 9 गुने 2 भी लिख सकता हूं सर, बिल्कुल लिख सकता हूं। इस 18 को सर मैं 18 गुने 1 भी लिख सकता हूं सर। कुछ स्टूडेंट्स आर्ग्यू करेंगे सर आप इसको 2 गुने 3 भी तो लिख सकते हो, उसको क्यों नहीं डिस्कस करें। याद रखना आपको जो अपने नंबर को फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखना है, तो इस क्वाड्रेटिक के केस में जब स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स लगाओगे तो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में इस तरीके से ही लिखोगे कि 2 फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में रहे हमेशा। क्या दिख रहा है, 2 फैक्टर के प्रोडक्ट के टर्म में रहे हमेशा। क्लियर, ना कम ना ज्यादा, कितने, 2 फैक्टर के प्रोडक्ट के टर्म में। इसी वजह से इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो अगर हम अपने इस नंबर को 2 फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखें सर, तो ये सारी पॉसिबिलिटी बनती है। अब सवाल है इन पॉसिबिलिटी का करना क्या है। तो अब करना यह है, ध्यान से सुनो, अब इन पॉसिबिलिटी में से आपको देखना है वो कौन सी पॉसिबिलिटी में जो मुझे फैक्टर्स मिल रहे हैं उनको अगर मैं प्लस और माइनस साइन के साथ कनेक्ट करूं तो मेरे पास x की पावर 1 वाले टर्म का कोफिशिएंट आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने कह दी, तो ध्यान से सुनना, रिपीट कर दे रहा हूं। मैंने कहा ये जो इतनी सारी पॉसिबिलिटी बनती है सर, उसमें से मुझे अब देखना है कि वो कौन सी पॉसिबिलिटी में मेरे पास जो 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, वो कौन सी पॉसिबिलिटी में मेरे पास जो 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, उन फैक्टर्स को अगर मैं प्लस और माइनस साइन की मदद से अगर कंबाइन करूं तो मेरे पास x की पावर 1 वाले टर्म का कोफिशिएंट आ जाए। अब ये जो मैंने बात कही उसको आराम से यहां पे अप्लाई करो। तो सर x की पावर 1 वाले टर्म का कोफिशिएंट कितना है सर, -7 है। ध्यान से देखो, x की पावर 1 वाले टर्म का कोफिशिएंट कितना है सर, -7 है। तो मेरा सर सवाल यह है कि इनमें से फैक्टर का कौन सा कॉम्बिनेशन लूं जिनको प्लस और माइनस साइन से कंबाइन करूं तो -7 आ जाए। तो क्लियरली दिख रहा है कि 6 और 3 को दुनिया के किसी भी तरीके से अगर मैं प्लस और माइनस साइन की मदद से कंबाइन करता हूं तो कभी भी -7 बना के नहीं देगा, यह पक्का है। मैं अगर 6 और 3 को किसी भी तरीके से प्लस और माइनस साइन से कंबाइन करने की कोशिश करूं तो कभी भी -7 बना के नहीं देगा। इसी तरीके से मुझे यह भी दिख रहा है सर कि अगर मैं 18 और 1 को लूं और 18 और 1 को प्लस और माइनस साइन की मदद से कंबाइन करने की कोशिश करूं तो कभी भी -7 बना के नहीं देगा। आप चाहो तो कुछ ट्राई करके देख लो। 18 + 1 नहीं बना, 18 - 1 नहीं बना, -18 + 1 नहीं बना, -18 - 1 नहीं बना, कुछ भी करोगे -7 नहीं बनेगा।
अब मेरे पास एक ही कॉम्बिनेशन बचा है 9 और 2 का। अब क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये जो मेरे पास फैक्टर का कॉम्बिनेशन बचा है, इसमें अगर मैं प्लस और माइनस साइन का अरेंजमेंट करूं तो मुझे -7 मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा सर? तो क्लियरली पता लग रहा है कि अगर मैं -9 + 2 कर दूं, अगर मैं -9 + 2 कर दूं तो मेरे पास -7 आ जाएगा। और यही इस स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स मेथड का मेनली जिसको कहोगे हिट पॉइंट है, यानी यही करना आपको आना चाहिए, यही देखना आपको आना चाहिए। यह समझ लिया, पूरी चीज आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि बाकी स्टेप्स बहुत सिंपल है, बाकी स्टेप्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस पॉइंट यहीं पे जो आपको हिट करना है कि आखिर वो कौन से फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन लूं जिसको प्लस या माइनस साइन की मदद से कनेक्ट करूं मैं, तो मेरे पास x⁻1 वाले टर्म का कोफिशिएंट आ जाए। अब उस कंसेप्ट को मैंने यहां पे इस एग्जांपल में अप्लाई किया, तो मैंने देखा मुझे बनाना है -7, तो 6 और 3 कभी भी किसी भी तरीके से प्लस माइनस से कनेक्ट होकर -7 नहीं बनाएगा। 18 और 1 कभी भी किसी तरीके से प्लस और माइनस साइन से कनेक्ट होकर -7 नहीं बनाएगा। लेकिन मेरा 9 और 2 सर कनेक्ट होके -7 बना सकता है, यानी हम अपना ये वाला कॉम्बिनेशन लेंगे। और जैसे ही मुझे अब कॉम्बिनेशन पता लग गया, तो अब देखो आगे क्या करना है, पहले इतना नोट कर लो। अब देखो यहां पे, तो सर मुझे अपना कॉम्बिनेशन पता लग गया है, -9 + 2 का आ रहा है। अब देखो आप क्या करो, आपका जो पॉलिनोमियल ये था, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये ऑलरेडी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब आप क्या करो, अपना पूरा का पूरा पहला टर्म लिख दो, पूरा का पूरा आखिरी टर्म लिख दो। तो पहला टर्म लिखो, आखिरी टर्म लिखो। पहला टर्म क्या है सर, 6x² लिख दिया। आखिरी टर्म क्या है सर, -3 है, लिख दिया। मैंने अपना पूरा का पूरा पहला टर्म भी लिख दिया और पूरा का पूरा साइन के साथ आखिरी टर्म भी लिख दिया। अब ये जो बीच की जगह है ना, बीच की जगह में ये जो आपने अभी निकाला है ना, उसी का यूज होगा। अब देखो कैसे यूज होगा। अब आपको कुछ नहीं करना, आपके पास ये जो कॉम्बिनेशन आया है, इस कॉम्बिनेशन में बस आपको अपने वेरिएबल को अटैच कर देना है और उसको एज इट इज लिख देना है। तो वेरिएबल क्या यूज हो रहा है, x यूज हो रहा है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों में x⁻1 को मल्टीप्लाई कर दोगे। x⁻1 का क्या मतलब होता है, x होता है। तो इन दोनों में आप x को मल्टीप्लाई कर दोगे। अब जो आपके पास कॉम्बिनेशन दिख रहा है उसको चुपचाप यहां पे उतार दो। तो सर मैंने जो अपना कॉम्बिनेशन मिला उसमें x को मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको उतार दो यहां पे। तो उतारेंगे तो -9x + 2x हो जाएगा। सर लिख लिया, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या किया, अपने इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। क्या किया आपने, अपनी जरूरत के हिसाब से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो को निकालने के लिए अपने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। इसी वजह से इसका नाम पड़ा है स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स मेथड, या कई बार इसको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मेथड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट है, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है सर कि यही मेरा मिडिल टर्म होगा, x⁻1 वाला टर्म। और हमारा टारगेट क्या होता है, टारगेट ये होता है कि कौन सा फैक्टर का कॉम्बिनेशन प्लस माइनस के साथ कनेक्ट होके मेरा मिडिल टर्म का कोफिशिएंट बनाए। इसी वजह से कई बार इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कह देते हैं। अब जैसे ही आपने ये कर लिया है, अब देखो, अब यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनो, आगे क्या करना है। अब आपके पास कुल मिला के सर 1 2 3 4 टर्म्स है। अब देखो, अब हमारा टारगेट क्या होता है, अब ध्यान से सुनना और समझना। हमने भी जस्ट सीखा था सर, क्या सीखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालना बहुत आसान होता है। क्या सीखा था, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालना बहुत आसान होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए देखो हम क्या करते हैं। तो हम क्या करते हैं, मेरा कोई भी हायर डिग्री का अगर पॉलिनोमियल होता है, मेरा अगर कोई भी हायर डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, तो उसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं कि वो लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस हो जाए। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं और फिर से रिपीट कर रहा हूं, उसको याद रखना कि हम जब कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस निकालते हैं, कितने भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो पॉलिनोमियल को मैं लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में चेंज कर दूं ना, तो उसके जीरोस निकालना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालना बहुत आसान है। तो कभी भी जब हम आगे कोई भी मेथड देखेंगे तो हम ये चीज जरूर ऑब्जर्व करेंगे कि एक्चुअली में हम करते क्या है। तो एक्चुअली में हम अपने किसी भी हाई डिग्री के पॉलिनोमियल को क्या करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसको कुछ लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, चूंकि उसके बाद जीरो निकालना बहुत आसान हो जाता है। अब ये जो मैंने बात कही अभी आपको नहीं समझ में आई होगी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे देखोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, जो मैंने कहा उसको यहां पे मैं अप्लाई कर रहा हूं।
तो मैंने कहा कि मेरा कोई भी हाई डिग्री का पॉलिनोमियल हो, मेरा टारगेट होता है कुछ भी करके अगर मैं उसको लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर दूंगा ना, तो जीरो निकालना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, अब उसको ऑब्जर्व करते हैं। अब देखो अगले स्टेप पे आपको क्या करना है, अब ध्यान से देखो। अगले स्टेप में ना आपका टारगेट होता है अपने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के टर्म में चेंज करना। मैं रिपीट कर देता हूं, आपका टारगेट होता है अपने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के टर्म में चेंज कर देना। अब देखो कैसे चेंज करेंगे। उसके लिए हम कुछ ऐसा करते हैं कि चीजें कॉमन आने लगे, क्योंकि जब चीजें कॉमन आने लगेंगी तो हम आराम से अपने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में चेंज कर देंगे। अब देखो कैसे। तो सर कुल मिला के अभी तक जो हमने सीखा, उसके बाद हमने अपने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया और मेरे पास ये है। अब इस पे मुझे आगे चर्चा करनी है। अब देखो मैंने आपको क्या सिखाया कि अब हम जो करेंगे उसमें हम चीजों को कॉमन लेते हैं ताकि इस चीज को लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के टर्म्स में चेंज कर पाए। अब देखो सवाल ये उठता है किसका कॉम्बिनेशन किसके साथ बनाऊं। सवाल ये उठता है किसका कॉम्बिनेशन किसके साथ बताऊं कि चीजें कॉमन होने लगे और मेरा जो टारगेट है लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में चेंज करने का वो अचीव हो जाए। तो अब ध्यान से मेरी बात सुनना। आप अपने फर्स्ट वाले टर्म का कॉम्बिनेशन, यानी कि आप अपने एक्स स्क्वायर वाले टर्म का कॉम्बिनेशन इस वाले के साथ भी बना सकते हो, इस वाले के साथ भी बना सकते हो। ये आपकी पर्सनल चॉइस होगी। आप इसके साथ भी बना सकते हो, बगल वाले टर्म के साथ भी बना सकते हो। यानी कुल मिला के अगर मैं कहूं तो जब आपका मिडिल टर्म स्प्लिट होके दो में बदलता है तो आप अपने एक्स स्क्वायर वाले टर्म का कॉम्बिनेशन दोनों में से किसी एक के साथ बना सकते हो। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ बना दोगे तो ये इसके साथ चला जाएगा, और अगर आप इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ बना दोगे तो ये इसके साथ चला जाएगा। यानी कि आप किसी के साथ अपने पहले टर्म का कॉम्बिनेशन बना दोगे, तो जब आप कॉम्बिनेशन बना लोगे तो जो बचा रह गया वो आखिरी वाले के साथ चला जाता है। यानी जो बचा रह गया वो कांस्टेंट टर्म के साथ कंबाइन हो जाता है। ये समझ में आया। अब इस चीज को यहां पे अप्लाई करो। तो मान लो यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे फिलहाल के लिए मैं अपने पहले टर्म का कॉम्बिनेशन इसके साथ बनाता हूं। तो बचा क्या रह गया सर, ये बचा रह गया। तो मैंने क्या कहा था, जो बचा रह जाएगा वो कांस्टेंट टर्म के साथ कंबाइन होगा। ठीक है। अब देखो, अब उसके बाद आपने जब अपना कॉम्बिनेशन बना लिया है तो उस कॉम्बिनेशन में ये देखो क्या क्या चीजें कॉमन हो सकती हैं, और अगर हो सकती हैं तो उनको अरेंज करके लिख लो। अब जैसे ही मैंने इसको देखा तो मेरे पास है सर 6x स्क्वायर माइनस 9x। ये कॉम्बिनेशन हो गया मेरा सर एक। क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 9x। अब इस कॉम्बिनेशन में क्लियरली मुझे दिख रहा है सर एक x कॉमन हो जाएगा, कॉमन निकाल लिया। एक और चीज मुझे दिख रही है सर कि यहां 6 है यहां 9 है, दोनों से मैं एक 3 भी कॉमन निकाल सकता हूं, वो भी मैंने कॉमन निकाल लिया। अब जैसे इतना मैंने कॉमन निकाल लिया तो यहां पे मेरे पास क्या बचा, तो यहां पे सर मेरे पास बचा है 2x। क्लियरली दिख रहा है सर 6x स्क्वायर में से अगर मैं 3x को कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास 2x बचेगा। यहां क्या बचा सर, तो माइनस साइन, और आपने x निकाल लिया है, आपने 9 में से एक 3 भी कॉमन निकाल लिया है, तो आपके पास एक 3 बचा। तो सर कॉमन निकाल के इसको अरेंज करके मैंने ऐसा लिख लिया। अब ये जो दूसरा कॉम्बिनेशन है उसको भी लिख लो। क्या दूसरे कॉम्बिनेशन में कुछ भी कॉमन दिख रहा है, तो आप कहोगे सर कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जैसा का तैसा लिख लो। तो जैसा का तैसा मैंने लिख लिया 2x माइनस 3। और मैंने आपको क्या कहा, ये बिल्कुल एक कॉम्बिनेशन है, ये बिल्कुल एक कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्बिनेशन एक है, इस चीज को कंफर्म करने के लिए इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, कॉम्बिनेशन बनाने हैं ताकि चीजें कॉमन हो पाए, ताकि हम उस अपने अचीवमेंट पे पहुंच पाए जो मुझे रिक्वायर्ड है कि अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के टर्म में चेंज करना है। तो उसी की तरफ अग्रसर होते हुए जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमने अपना कॉम्बिनेशन बनाया, कॉम्बिनेशन बना के चीजों को देख लिया, लिख लिया, सेट कर लिया। क्लियर है। अब जैसे ही ये मैंने किया तो अब देखो मुझे क्या दिख रहा है, अब क्लियरली मुझे दिख रहा है कि इन दोनों के दोनों में ये 2x माइनस 3 को भी मैं कॉमन निकाल सकता हूं, तो निकाल लो कॉमन। तो अगर इन दोनों से आप 2x माइनस 3 को कॉमन निकालोगे तो आपने यहां से 2x माइनस 3 को निकाला कॉमन। अब देखो आपके पास बचा क्या, अब ध्यान से देखना। तो यहां पे इस वाले पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से, ये जो पहला कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन से आपने 2x माइनस 3 को कॉमन निकाल लिया, तो आपके पास यहां पे बचा है 3x। और इसी तरीके से इस वाले कॉम्बिनेशन से आपने 2x माइनस 3 को कॉमन निकाल लिया, तो जब इसमें से 2x माइनस 3 को कॉमन निकालो तो यहां कुछ बचा,
कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचने का क्या मतलब है? कुछ नहीं बचने का मतलब सर ये है कि यहां पे एक 1 बचा है मेरे पास, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इन दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन से 2x - 3 को कॉमन निकाल रहा हूं तो यहां से 3x बचा, यहां कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा सर। ये कर लिया हमने। अब देखो ये करने से क्या हुआ, अब ये करने के बाद हमारे पास जो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ये कुल मिला के 2 लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के टर्म में चेंज हो गया। ये क्या हो गया? 2 लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के टर्म में चेंज हो गया। और मैंने आपको कहा था कि हम कभी भी जब किसी भी हायर डिग्री के पॉलिनोमियल के जीरो को निकालने की कोशिश करते हैं तो हम ये ट्राई करते हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से अपने उस पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के टर्म में चेंज कर ले, क्योंकि उसके बाद उसके जीरोस निकालना बहुत आसान हो जाता है। और मैंने यही किया, मैंने अपने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ये करते हुए, स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स लगाते हुए लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के टर्म में चेंज कर लिया। यानी यही वाली चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता था, यही वाली चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता था सर। अब देखो ये करने के बाद फायदा क्या होता है, मैंने आपको क्लियर कट कहा था कि लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालना बहुत आसान हो जाता है, इसी वजह से हम ऐसा करते हैं। और यहां पे एक और बात आप ध्यान में रखना। क्या ध्यान में रखोगे? कि कभी भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखोगे तो याद रखना एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के टर्म में ही लिखा जाएगा। क्या याद रखोगे? कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के टर्म में ही लिखा जाएगा। क्लियर है? क्या याद रखोगे? कि मेरा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कोई भी दुनिया का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, वो हमेशा और हमेशा 2 लीनियर पॉलिनोमियल्स के ही प्रोडक्ट के टर्म में लिखा जा सकता है। वो 3 लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के टर्म में कभी लिखा नहीं जाएगा। कितने? सिर्फ और सिर्फ 2 लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के टर्म में। इस चीज से रिलेटेड और भी आगे के लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए वो जरूरी नहीं है। जब जरूरी पड़ेगा तो उस लेक्चर में आगे मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल इतना समझ लिया। तो मैंने स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स की मदद से अपने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के टर्म में चेंज कर लिया, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद जीरोस निकालना आसान है। और सर ने बताया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा 2 लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखा जा सकता है। दिख रहा है? ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, देखो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। क्लियरली दिख रहा है ये दोनों के दोनों लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर मैं आपसे पूछूं 2x - 3 कैसा पॉलिनोमियल है, तुरंत जवाब दोगे सर डिग्री 1 का पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर मैं आपसे पूछूं 3x + 1 कैसा पॉलिनोमियल है, तुरंत जवाब दोगे सर डिग्री 1 का पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है। तो क्लियरली दिख रहा है ये दोनों के दोनों पॉलिनोमियल जो हैं वो लीनियर पॉलिनोमियल ही है, और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के टर्म में ही लिखा जाएगा। लिख लिया सर? अब देखो इसके बाद चीजें क्यों आसान हो जाती है उसको समझते हैं। इसको नोट कर लिया? अब देखो यहां पे तो चीजें इसलिए आसान हो जाती है। अब देखो इस चीज पे सोचना आगे बहुत आसान है। कुल मिला के मैंने जो आपको कंसेप्ट सिखाया उसके हिसाब से मुझे पता है सर कि जीरोस मुझे निकालना है, जीरोस मुझे कैलकुलेट करना है। इसी चीज को मैं मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूं बराबर 0, और इससे एक इक्वेशन बन जाती है जिसको सॉल्व करना होता है मुझे, क्योंकि वहां से जो मुझे वेरिएबल की वैल्यू निकल के आती है वही मेरा जीरोस होती है। और मैंने अभी जस्ट अपने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के टर्म में चेंज कर लिया। यानी यही वाली चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता था, यही वाली चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता था, और मैंने ऐसा किया। अब ऑब्वियस ही बात है, मुझे सर अपने जीरो की डेफिनेशन से पता है कि मैथमेटिकल फॉर्म मेरा ये आता है। यानी यहां से अब जो मेरे पास ये वाली इक्वेशन है ना, एक इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करके अपने x की वैल्यू निकाल लूंगा तो वो जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वही मेरे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो होगी। अब देखो आगे और बात को समझो। यहां पे अब आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। अब यहां पे एक और कंसेप्ट बता रहा हूं तो ध्यान से सुनना। कंसेप्ट क्या है सर? आपके पास 2 क्वांटिटीज है। क्या कह रहा हूं? आपके पास सर 2 क्वांटिटीज है, और ये दोनों क्वांटिटीज आपस में क्या है? मल्टीप्लाइड है। ये दोनों क्वांटिटीज आपस में क्या है सर? मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाई साइन से कनेक्टेड है। और आगे आपको क्या दिख रहा है? आगे आपको एक 0 दिख रहा है। अब यहां पे मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना कि सर 2 क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 है। बहुत आराम से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। 2 क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 है। ये कब कब पॉसिबल है? जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो और समझो। 2 क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 है, ये कब कब पॉसिबल है? तो सर एक कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों में से कोई एक 0 हो जाए तो भी मेरा रिजल्ट 0 आ जाएगा। ऑब्वियस ही बात है सर, 2 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 हो रहा है
ये कब कब हो सकता है? तो एक पॉसिबिलिटी ये बनती है सर कि दोनों में से कोई एक जीरो हो जाए तो ये जीरो हो जाएगा, यानी कि सर या तो पहला वाला जीरो हो जाए तो भी मेरा रिजल्ट जीरो हो जाएगा, दूसरा वाला कुछ भी रहे, अगर पहला वाला जीरो हो गया तो भी सर मल्टीप्लीकेशन जीरो आएगा, या फिर सर पहला वाला कुछ भी रहे, अगर दूसरा वाला जीरो हो गया तो भी रिजल्ट जीरो आएगा, यानी कि दोनों में अगर कोई एक जीरो हो गया तो मेरा मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट जीरो आएगा सर। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से एक और केस बन सकता था सर, दोनों के दोनों ही जीरो हो जाए, दोनों के दोनों ही जीरो हो जाए, क्योंकि आपको पता है जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन जीरो आएगा। तो सर ये मेरे केसेस पॉसिबल हैं ये अकर होने के लिए, यानी कि अगर दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जीरो है तो इनमें से ही कोई एक होगा, या तो पहला वाला क्वांटिटी जीरो हो जाए, या दूसरा वाला क्वांटिटी जीरो हो जाए, या दोनों जीरो हो जाए। यही पॉसिबिलिटी समझ में आती है। अब ये जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया उस कंसेप्ट को यहां पे अप्लाई करते हैं। पहले उस कंसेप्ट को नोट कर लो। अब देखो उस कंसेप्ट को अगर मैं यहां पे अप्लाई करूं तो कुल मिला के मुझे क्या दिख रहा है? तो कुल मिला के मैंने अपने इस पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के टर्म में चेंज कर दिया है, जो कि कुछ यूं है 2x माइनस 3 इंटू यहां पे है 3x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो आपको क्या दिख रहा है, आपको एक दो क्वांटिटीज दिख रही है जिनका प्रोडक्ट जीरो है। तो आप खुद बता सकते हो कि ये कब पॉसिबल होगा। तो तुम तुरंत कहोगे सर अगर दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जीरो है तो ये तभी हो सकता है या तो पहला वाला जीरो हो जाए, पहला वाला है 2x माइनस 3, या तो पहला वाला जीरो हो जाए, या तो दूसरा वाला जीरो हो जाए, या तो दूसरा वाला जीरो हो जाए, या दोनों के दोनों जीरो हो जाए। यही हो सकता है सर, अभी जो सीखा उसके हिसाब से, बस उसको हमने यहां पे अप्लाई कर लिया। अब अप्लाई करने के बाद क्लियरली क्या हो गया, ये दोनों के दोनों बिल्कुल सेपरेट लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो जैसे दिख रहे हैं। ये दोनों के दोनों बिल्कुल सेपरेट की बात कर रहा हूं। अब अलग अलग होने के बाद ये बिल्कुल लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो निकालने जैसा हो गया है सर, जिसके जीरो हम निकालना ऑलरेडी सीख चुके हैं, 9th में भी सीखा था, अभी रिवीजन भी कर लिया, बहुत आसान है। तो यहां से अगर मैं जीरो की बात करूं तो क्या आ जाएगा सर, तो यहां से मैं कह दूंगा कि इसको सॉल्व करेंगे सर तो मेरी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3/2, और इसको सॉल्व करेंगे सर तो मेरी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी -1/3। तो कुल मिला के सर मेरे x की दो वैल्यू आई, और मैंने आपको क्या कहा था, ये जो x की दो वैल्यू आई है ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में मेरे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। क्या है सर, ये जो दो वैल्यू आई है x की, ये एक्चुअली में मेरे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या है सर, जीरोज हैं। यानी कि अब यहां पे कुछ चीजों पे मैं बात करता हूं कि स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स मेथड आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के टर्म में चेंज कर देता है, क्योंकि उसके बाद आपको पता है कि अगर आप अपना मैथमेटिकल फॉर्म लगाओ तो आप बड़ी आसानी से जीरो को कैलकुलेट कर सकते हो। और ये जो दो नंबर्स है ये एक्चुअली में क्या है, तो यही जो मेरी x की वैल्यू निकल कर आई है, इसको सॉल्व करके, इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो ये मेरी x की दो वैल्यू निकल के आई है, ये एक्चुअली में मेरे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं। और मुझे बहुत अच्छे से पता है जितनी डिग्री होगी उतने जीरोज आएंगे, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, यानी दो जीरोज निकल के आने चाहिए थे सर, दो जीरो निकल के आ रहे हैं। नोट डाउन कर लो इसको। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो याद करो, मैंने आपको एक बात कहा था, इसको नोट कर लिया। अब देखो मैंने आपको यहां पे एक बात कही थी, क्या बात कही थी, तो मैंने आपको एक कॉम्बिनेशन वाली बात समझाई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि आपकी मर्जी होती है कि जैसे ही आप अपने मिडिल टर्म को दो टर्म में स्प्लिट कर देते हो तो आप अपने पहले टर्म का कॉम्बिनेशन इसके साथ भी बना सकते हो, इसके साथ भी बना सकते हो, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आना है। अब मान लो इस बार मैं इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ बनाता हूं, तो इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ बनाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है बचा कौन रह गया, ये बचा रह गया, तो इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ बनेगा। अब चीजों को एक साथ करके लिखो। देखो मैंने आपको कहा था एक साथ करके लिखना है, उस समय जब कॉम्बिनेशन बनाया था तो चीजें अपने आप में सेट थी तो दिक्कत नहीं थी। अब यहां पे चीजों को जिस तरीके से कॉम्बिनेशन बना रहे हैं उस तरीके से एक साथ करके लिखेंगे। तो सर 6x² इसका कॉम्बिनेशन मैंने इसके साथ बनाना चाहा है, तो यहां पे क्या है, ये वाला टर्म प्लस 2x, तो इसको लिख लिया। उसके बाद सर कांस्टेंट टर्म के साथ मैं ये बचे हुए वाले टर्म का कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहा हूं, तो आगे अब मैं क्या लिखूंगा, -9x लिखूंगा, और लास्ट में तो -3 लिखूंगा ही लिखूंगा। तो जिस हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाया उस हिसाब से चीजों को सेट कर लिया। अब देखो, अब सेट करने के बाद फिर से वही कहानी दोहराओ कि आपके पास ये कॉम्बिनेशन है, आपके पास ये कॉम्बिनेशन है, तो जो भी कॉमन लेने का किस्सा चलेगा इन्हीं में चलेगा। इसमें देखो कुछ कॉमन है क्या, तो दिख रहा है सर एक 2 कॉमन है, एक x कॉमन है,
तो अगर 2x कॉमन ले लूंगा तो यहां पे मेरे पास बचेगा 3x और यहां पे मेरे पास बचेगा सर 1। अब यहां पे कुछ कॉमन है, दिख रहा है सर, यहां पे 3 कॉमन है और बस 3 ही नहीं सर, दोनों में माइनस साइन है, तो मैं माइनस साइन को भी कॉमन ले सकता हूं। तो अगर मैं -3 को कॉमन ले लूंगा तो यहां पे मेरे पास सर एक 3x बचेगा और यहां पे मेरे पास +1 बचेगा सर। अब ये करने के बाद फिर से मुझे वही दिखा, यहां और यहां इन दोनों के दोनों कॉम्बिनेशंस में भी एक चीज कॉमन। अब उसको ओवरऑल कॉमन निकालूं तो 3x + 1 और यहां पे मेरे पास क्या बच गया सर, तो यहां से बचा मेरे पास 2x, यहां से मेरे पास बचा -3। तो फिर से क्या दिख रहा है सर, वही कहानी हो गई। मैंने अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स की मदद से लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के टर्म में चेंज कर दिया। कितने लीनियर पॉलिनोमियल, 2 लीनियर पॉलिनोमियल, फिर से वही कहानी, जीरो से इक्वेट, वही फंडा, वही आंसर, कोई चेंज नहीं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अब ये जो मैंने स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स में किया उसको एक बार फास्ट फॉरवर्ड मोड में आपके लिए रिपीट कर देता हूं, तो ध्यान से सुनना। तो कुल मिला के देखो यहां पे हमने क्या किया। तो यहां पे हमने क्या किया, सबसे पहले तो सर सबसे पहले तो जो भी मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है पहले देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके लिखेंगे। अब हमें जो सर जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल की डिफिनेशन सिखाई गई है उसके हिसाब से ये मैथमेटिकल फॉर्म निकल कर आता है, यानी कोई उस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर देते हैं सर, ये हमने देखा। उसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स कैसे काम करता है, तो आप अपने एक्स स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट देखते हो, आप अपने कांस्टेंट टर्म को देखते हो, या फिर आप कह लो आप अपने एक्स स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट देखते हो, आप अपने एक्स की पावर 0 वाले टर्म का कोफिशिएंट देखते हो और इन दोनों कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो। अब यहां पे मुझे दिखा एक्स स्क्वायर के टर्म का कोफिशिएंट है +6 और कांस्टेंट टर्म है मेरा -3, तो +6 -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आएगा। अब अगला टारगेट क्या होता है सर, साइन कुछ भी आ रहा हो मल्टीप्लाई करने के बाद साइन को भूल जाओ, बस नंबर को ध्यान में रखो। अब ये जो नंबर है आपका अगला टारगेट ये है कि इस नंबर को 2 फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो कितने तरीके से कर सकते हो, तो हमने देखा सर कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मेरा नंबर आया 18। अब इसको अगर मैं 2 फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस करना चाहूं तो 6 × 3 भी लिख सकता था, 18 × 1 भी लिख सकता था, 9 × 2 भी लिख सकता था। अब सवाल है कौन सा कॉम्बिनेशन उठाऊंगा, तो वो फैक्टर का कॉम्बिनेशन उठाऊंगा जिनको अगर मैं आपस में प्लस माइनस साइन से कनेक्ट करूं तो मेरे पास मिडिल टर्म का कोफिशिएंट आ जाए, मेरे पास x की पावर 1 वाले टर्म का कोफिशिएंट आ जाए, यानी कि मैं वो फैक्टर उठाऊंगा जिसकी मदद से -7 आ जाए प्लस माइनस से कंबाइन करने के बाद। तो मैंने देखा सर 18 और 1 से कभी नहीं आ सकता, मैंने ये देखा सर 6 और 3 से भी कभी नहीं आ सकता, लेकिन सर 9 और 2 को अगर मैं ढंग से प्लस माइनस साइन से कंबाइन करूंगा तो सर मेरे पास -7 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा सर, -2 में +2 कर दूंगा, -9 में +2 कर दूंगा तो -7 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, कुछ मत करो, जो आपने कॉम्बिनेशन लिखा है उसमें बस क्या करो, आप x को मल्टीप्लाई कर दो, x को मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, पहला टर्म एज इट इज लिखा, आखिरी टर्म साइन के साथ आखिरी टर्म एज इट इज लिखा, बीच में ये वाली चीज बस उसको क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। ये जो हमने निकाल के रखा था उसको बीच में हमने कॉपी कर दिया। तो यहां पे हमने अपने इस मिडिल वाले टर्म को 2 टर्म में स्प्लिट कर दिया, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स मेथड। अब ये करने के बाद हमारा अगला टारगेट क्या होता है सर, तो हम जो कुछ भी अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को निकालने के लिए जो अपना मेथड अप्लाई करते हैं, तो ये करने का सर रीजन ये होता है कि हम अपने इस हायर डिग्री के पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर दे। क्योंकि अगर हम अपने किसी भी हायर डिग्री के पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे तो उसके बाद जीरो निकालना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है, जैसा कि हमने देखा। तो उसी की तरफ अग्रसर होने के लिए हम आगे बढ़ते हैं सर। तो अब उसके लिए क्या करेंगे सर, अब कॉम्बिनेशन बनाएंगे। कैसा कॉम्बिनेशन, तो आप अपने पहले वाले टर्म यानी एक्स स्क्वायर वाले टर्म का कॉम्बिनेशन, ये जो 2 मिडिल टर्म आए हैं उनमें से किसी के साथ बना सकते हो। आप इसको इसके साथ भी कंबाइन कर सकते हो, आप इसको इसके साथ भी कंबाइन कर सकते हो। किसी के साथ कंबाइन करो, जो बचा हुआ टर्म होगा वो आपके कांस्टेंट टर्म के साथ कंबाइन होगा। अब उस हिसाब से चीजों को आप रीअरेंज करके लिख देते हो, क्योंकि आपको अपने सारे कॉम्बिनेशंस को एक साथ रखना है। अब ये करने के बाद आप अपने कॉम्बिनेशंस में देखते हो क्या कुछ कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस हिसाब से आगे प्रोसीड करते हो। तो जब आप कॉमन लेते हो, आगे प्रोसीड करते हो, तो आप हमेशा स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स में ये ऑब्जर्व करोगे कि ये जो आपके पास 2 कॉम्बिनेशंस निकल कर आते हैं ना, कैसे कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन आता है एक्स स्क्वायर वाले टर्म के साथ का, एक कॉम्बिनेशन आता है कांस्टेंट टर्म के साथ का।
ये जो दो कॉम्बिनेशंस आते हैं, इन कॉम्बिनेशंस में कॉमन लेने के बाद आपको फिर से कुछ कॉमन होता हुआ दिखता है, और जैसे ही आप उसको कॉमन लेते हो तो आपका ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो दो लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के टर्म में चेंज हो जाता है, जिसके बाद जीरो निकालना बहुत ही इजी है, जैसा कि हमने अपने कंसेप्ट के थ्रू देख लिया था। यही आपका सिंपल स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्लियर है, समझ में आया? नोट करो। अब मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई भी ऐसे स्टूडेंट होगा जिसको स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? अब देखो आगे हर चीज डिस्कस करूंगा, जितनी भी बातें कहूं डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, आपको टेंशन नहीं लेना है, हर एक चीज पे बात होगी यहां पे। अब देखो यहां पे एक और एग्जांपल के थ्रू इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा कंठस्थ कर लेते हैं। तो जैसे एक और एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। अब जो मैंने आपको सिखाया उसको यहां पे आप साथ साथ अप्लाई करो। तो सर सबसे पहले देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, तो दिख रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बहुत बढ़िया। आगे जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम एक मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं। वो मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, तो पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर दो, यही होता है वो मैथमेटिकल फॉर्म। लिख लिया सर। उसके बाद हम अपने एक्स स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट देखते हैं, और हम अपना कांस्टेंट टर्म देखते हैं, या फिर कह लो एक्स की पावर 0 वाले टर्म का कोफिशिएंट देखते हैं, ठीक है। अब देखो कांस्टेंट टर्म मुझे क्लियरली दिख रहा है, कितना है सर, +2 है। अब देखो एक्स स्क्वायर वाले टर्म का क्या कोफिशिएंट है, तो क्लियरली दिख रहा है सर, यहां पे जो मेरे पास टर्म है वो सिर्फ एक्स स्क्वायर है। तो मैंने आपको क्लियरली सिखाया था सिर्फ एक्स स्क्वायर है, मतलब कि आगे 1 छिपा हुआ है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि कोफिशिएंट क्या है, तो तुरंत क्या कहोगे सर, 1 है, यानी आगे क्या है, 1 छिपा हुआ है सर, क्योंकि सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखा है, मतलब सर 1 हिडन है। तो अगर कोई आपसे पूछे सिर्फ एक्स स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप क्या कहोगे सर, 1 छिपा होता है, यानी कि मेरे इस एक्स स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट 1 है। और कितना है, +1 है सर, +1, यानी कुल मिला के +1 इंटू +2 कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा सर। अब मैंने आपको क्या कहा था, साइन को भूल जाओ, साइन को भूल गए। मेरे पास मल्टीप्लाई करके नंबर कितना आया, 2। अब मेरा टारगेट होता है कि अपने नंबर को हम दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में किस किस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्लियरली दिख रहा है सर 2 एक प्राइम नंबर है, तो 2 अगर एक प्राइम नंबर है तो इसको सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में। कैसे सर, प्राइम नंबर है, इसको सिर्फ आप 2 into 1 के कॉम्बिनेशन से ही लिख सकते हो। तो सर क्लियरली एक प्राइम नंबर है, तो इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे पता है प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 and itself। तो जो भी फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन बनेगा सर, वो भी बस यही एक बनेगा, और कोई कॉम्बिनेशन तो है नहीं। तो जब और कोई कॉम्बिनेशन है नहीं, तो बाकी कॉम्बिनेशन पे यहां सोचना ही नहीं है। अब क्या आप 2 और 1 की मदद से अपने x की पावर 1 वाले टर्म का कोफिशिएंट बना सकते हो, जो कि -3 है? क्या आप 2 और 1 की मदद से -3 बना सकते हो? तो आपका जवाब होगा हां सर, बना सकते हैं। अगर हम -2 में -1 कर दे तो मेरे पास -3 आ जाएगा सर, काम हो गया। अब जैसे ही काम हो जाता है, अब उसके बाद हम अपने वेरिएबल को क्या करते हैं सर, दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं सर, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम अपना पहला टर्म लिखते हैं, आखिरी टर्म लिख देते हैं। लिख दिया सर, पहला टर्म आखिरी टर्म, बीच की जो जगह होती है उसको इससे फिल कर देते हैं, फिल कर दिया सर। तो -2x -1x। अब देखो -1x लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, नॉर्मली आप सिर्फ x भी लिखोगे तो उसका वही मतलब होता है। लिख लिया सर। अब उसके बाद मैंने आपको सिखाया था कॉम्बिनेशन बनाना है आपको, तो मैंने आपको कहा आप अपने फर्स्ट टर्म का कॉम्बिनेशन इसके साथ भी बना सकते हो, इसके साथ भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। मान लो मैं अपना कॉम्बिनेशन इसके साथ बनाता हूं, तो अगर मैं अपना कॉम्बिनेशन इसके साथ बनाऊंगा तो इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ बना, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ बना, क्योंकि जो बचा रह जाता है वो कांस्टेंट के साथ कंबाइन होता है। अब इनमें देखो कोई चीजें कॉमन हो रही हैं कि नहीं, तो यहां पे अपने पहले कॉम्बिनेशन को देखूंगा तो क्लियरली दिख रहा है एक x कॉमन है, कॉमन निकाल लिया, यहां पे मेरे पास बचा x -2। अब उसी तरीके से इसको मैं देखूंगा, तो अब ध्यान से देखना, इसको मैं नॉर्मली देखूंगा तो मेरे पास -x + 2 आ रहा है। तो आप कहोगे सर ये अलग ये अलग, कुछ भी दोनों में अब कॉमन नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। थोड़ा ध्यान से मैं देखूंगा तो मुझे समझ में आ रहा है, अगर मैं माइनस को कॉमन निकाल लूं ना, अगर मैं माइनस को कॉमन निकाल लूंगा तो यहां पे माइनस हो जाएगा। यानी जो मेरा टारगेट होता है इस तरीके से कॉमन निकालना कि वापिस से मेरे कॉम्बिनेशन में भी कुछ कॉमन आने लगे, वो मुझे होता हुआ दिख रहा है। अब ये मैंने कर दिया। इसके बाद अब दोनों में जो चीज कॉमन है उसको बाहर कर देते हैं, तो x -2 कॉमन, x -2 को मैंने बाहर कर दिया। अब यहां से मेरे पास बचा x, यहां से x -2 निकाल लिया है और कुछ नहीं है, मतलब क्या बचा, 1 बचा, यानी -1।
तो मैंने अपने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के टर्म में चेंज कर दिया है, जिसके बाद इसके जीरोस निकालना बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि अब मैं कह सकता हूं यहां से कि या तो x माइनस 2 0 होगा या x माइनस 1 0 होगा या दोनों 0 होंगे, जिसको कैलकुलेट करके मैं बता सकता हूं x की वैल्यू 2 आ रही है, x की वैल्यू 1 आ रही है। यानी ये जो x की दो वैल्यू निकल के आई, ये एक्चुअली में मेरे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस है, और मुझे पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो ही जीरोस आने थे। नोट डाउन कर लो। क्लियर है? समझ में आया किसी को कोई दिक्कत? अब यहां पे आपका होमवर्क है कि बुक में जहां कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखे तो उसको स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स की मदद से क्या करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। अब यहां पे एक और बात याद रखना जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स मेथड इस तरीके से काम करता है कि 50-50% चांस है, कुछ सवाल में लग जाएगा, कुछ में नहीं लगेगा। तो वो भी हम केस देखने वाले हैं आगे कि कहां नहीं लगेगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।